स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल पे स्टडी विद टाइगर और मैं हूं आपका सर मनोज कुमार मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। यह शिक्षक दिवस हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। वो हमारे राष्ट्रपति कार्यकाल के दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्हीं की याद में हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इसलिए सभी गुरुओं को जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और आगे मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि इतिहास को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास और तीसरा आपका जो है इतिहास। प्राक इतिहास में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्योंकि लिपियों का प्रचलन था नहीं। आदि इतिहास में साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिपियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके। इतिहास में साक्ष्य भी उपलब्ध है, लिपि भी उपलब्ध है और उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया भी जा चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्रमानुसार जो हमारा प्राक ऐतिहासिक काल है उसे हम 3 भागों में बांट देते हैं। 3 भागों में बांट देते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन 3 भागों में बांटने के बाद हम क्या करते हैं कि पुरापाषाण काल जो है उसे भी हम सुविधा की दृष्टि से या पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। पहला निम्न या पूर्व पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा उत्तर पुरापाषाण काल। हम इस काल को स्तरीकरण के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि यह जो काल हमारा रहा है वो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ मानव बर्बर से सभ्य मानव की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हम इसे क्रमानुसार पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है पूर्व पुरापाषाण काल। इस काल में की जो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस समय मानव का विकास हो रहा था, इसलिए मनुष्य जो था उसका जीवन बिल्कुल अस्थिर था। वो टोलियों में नहीं रहता था, वो इधर उधर घूमता रहता था। उसको आदम जनजाति बोलते थे क्योंकि उसके पास भोजन संग्रह करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। वह केवल आखेट पर निर्भर था, अर्थात वह आखेट करके शिकार करके जानवरों का और उसका मांस भक्षण करता था। इसलिए इस काल में शिकार करने के लिए जो हमारे पत्थर के औजार होते थे वो बेडोल होते थे। उनका कोई आकार और आकृति निश्चित नहीं होती थी क्योंकि इन्हें विकास की अवस्था का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक धीरे धीरे जब हम आगे देखते हैं तो इसमें जो हमारे जो उपकरण प्राप्त होते हैं उसमें सबसे पहले हमारी है कुल्हाड़ी और फलक उपकरण। फलक उपकरण का मतलब यह है कि कहीं से अस्त्र निकाल कर औजारों को थोड़ा सा पतला करना। इसमें संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र मिलते हैं। उत्तर पश्चिम में जो हमारे मिलते हैं वो सोह नदी के पास और दक्षिण में जो मिलते हैं वो हमारे मद्रासियन संस्कृति कहते हैं। तो जो सोह नदी के पास है उसे हम चापर चेपिंग संस्कृति कहते हैं और जो मद्रासियन संस्कृति के पास है उसे हम हैंड एक्स क्लीवर संस्कृति कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं भीमबेटका की गुफा और बेलन घाटी मिर्जापुर। अब हम दूसरे काल में आते हैं मध्य पुरापाषाण काल। इस काल को एच.डी. संकालिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। फलक संस्कृति की संज्ञा दी है कि औजारों में धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन इस काल में भी मानव अभी भी भोजन संग्रह करता ही बना रहा है क्योंकि उसने भोजन का उत्पादन करना शुरू नहीं किया है। अभी भी वो भोजन संग्रह करता है, टोलियों में शिकार करता है और जानवरों का मांस भक्षण करता है, गुफाओं में रहता है। इस काल के प्रमुख जो आपके उपकरण प्राप्त होते हैं वो हैं बेदनी, पुरचनी। स्थान जो प्रमुख है वो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेतवा घाटी आपका मध्य प्रदेश, नेवासा आपका महाराष्ट्र। इसी के साथ साथ में सिंध, गुजरात, उड़ीसा में भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता रही मध्य पुरापाषाण की काल की वो यह रही, इसमें अग्नि का आविष्कार होता है। अग्नि का आविष्कार कुछ इस तरीके से होता है कि मानो बैठा हुआ होता है, अचानक औजार बनाते समय पत्थरों की रगड़ से छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है और पास पड़े कूड़े में जा करके अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इससे अग्नि का आविष्कार होता है
अग्नि के आविष्कार से कुछ प्रथाएं चलती हैं। पहला तो अब पहले मनुष्य कच्चा मांस खाता था, तो अब वो मांस को पका कर खाने लगा है। दूसरा, दाह संस्कार की प्रथा का भी एक प्रचलन होता है, अर्थात मानव धीरे धीरे क्रमिक अवस्था में अपने विकास की अवस्थाओं को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तीसरा जो हमारा शुरू होता है उत्तर पुरापाषाण काल, ये थोड़ा और विकसित अवस्था है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस काल में होमो सेपियंस, जिसे आज हम ज्ञानी मानव कहते हैं, वह मानव जो अपने बुद्धि, तकनीकी, हाथ पैर का कुशल प्रयोग करता है, उसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, उसका उदय होता है। ध्यान है, जब भी होमो सेपियंस का उदय होता है, इसका मतलब यह थोड़ा और विकास का काल रहा है। इस काल में हमने देखा है कि इसके पहले पत्थर के औजार बनाए जाते थे। अब क्या है, पत्थर के साथ साथ हड्डी के दांतों के औजार भी बनाए जाने लगे हैं। कुछ औजारों में प्रमुख औजार जो हैं वो भाले की नोक है, सुई है और भी छोटे छोटे औजार हैं। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि जब यह काल विकास की अवस्थाओं से गुजर रहा था, तो इस काल में क्या हुआ कि अब मनुष्य थोड़ा सा जो है स्थिर जीवन व्यतीत करने लगा था। मतलब मनुष्य गुफाओं में रहने लगा था और झोपड़ियां बनाकर रहने लगा था। इसलिए इस काल में परिवारवाद की जो प्रथा आई है, उसका धारणा जो है उसकी वो विकसित होती है। इस काल में ही कार्य विभाजन शुरू होता है। कार्य विभाजन का मतलब ये होता है कि महिलाएं उस समय घरों में रहती थी और पुरुष आखेट करने के लिए बाहर जाता था। कार्य विभाजन के साथ साथ में नक्काशी, चित्रकारी और सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ होता है। सामाजिक स्तरीकरण का मतलब यह है कि समाज में नक्काशी और चित्रकारी के साथ साथ एक ऐसे वर्ग का उदय होता है जिसका काम उत्पादन नहीं बल्कि उत्पादन के हक पर जीविका चलाना था। इसलिए सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ होता है इस काल में। फिर आता है दूसरे क्रम पे मध्यपाषाण काल। फ्रांस के जो है मास दी अजील नामक स्थल पर इसके साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो पुरापाषाण काल था, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में कोई काल ही नहीं रहा, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में एक काल रहा जिसे हम मध्यपाषाण काल कहते हैं। चूंकि संक्रांति का काल रहा, विकास की अवस्थाओं का काल रहा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं, मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। इसके साक्ष्य मिलते हैं फ्रांस के मास दी अजील नामक स्थल पर। अब इस काल में मध्यपाषाण काल में एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके पहले का जो काल था वह हिमयुग था, अर्थात चारों तरफ बर्फ की चादरें ही थी। लेकिन इस काल में जब हम मध्यपाषाण काल में आते हैं, अचानक जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हरे भरे मैदान, छोटे छोटे चारागाह, छोटी छोटी वनस्पतियों का उदय होता है। इन छोटी छोटी वनस्पतियों से छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश हुआ, बकरी हुई, हिरन हुआ, ऐसे ऐसे जानवर, छोटे छोटे जानवर भी इस काल में प्रायः देखे जाते हैं। इसलिए इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए इस काल में क्या होता है कि छोटे छोटे हथियार, सुडौल हथियार बनाए जाने लगते हैं। इसी काल में हम आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे प्रमुख स्थल हैं उसमें से लंधनाज गुजरात है, आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश है, बागोर आपका राजस्थान है, शरायनहर और मालाहाब का उत्तर प्रदेश में है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता जो ये रही है कृषि का प्रारंभ। कृषि का प्रारंभ इसी काल में माना जाता है, मध्यपाषाण काल में, अर्थात मध्यपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ माना जाता है। और यह काल जो मध्यपाषाण काल है वह आपका 4000 ईसा पूर्व तक चलता रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल में। सबसे विकसित काल, इसे हम सबसे विकसित काल कहते हैं। सबसे विकसित काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में मानव ने कृषि के साथ साथ पशुपालन भी सीख लिया था। सबसे छोटा काल था। यहाँ से अब मानव भोजन संग्राहक के साथ साथ में भोजन उत्पादक की श्रेणी में आ गया था। अब मानव छोटे छोटे
क्षेत्रों में कृषि करना शुरू किया और कृषि के साथ साथ उसने कुछ अनाज उत्पादन करना शुरू किया, जिसके साक्ष्य भी मिलते हैं। धीरे धीरे जब हम आगे जाते हैं तो हमारी जो सबसे पुरानी बस्ती मेहरगढ़ सिंध और बलूचिस्तान में है, वहाँ से कृषि उत्पादन के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जो कि 7000 ईसा पूर्व है। ठीक इसी स्थान से 5000 ईसा पूर्व में गेहूं एवं जौ, ये जो दो अनाज हैं, इनके उगाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इस काल में जो हमारे प्रमुख स्थल हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। बुरजहुम कश्मीर में है, चिरांद आपका बिहार में है, कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है। इस काल में हड्डी और पत्थर दोनों के मिक्स औजार बनाए जाते थे। सबसे प्रमुख औजार जो आपका था वह कुल्हाड़ी था, छेनी था, छुरी थी, मछली का जाल था, आटा पीसने की चक्की थी, मिट्टी के बर्तन तथा खिलौने थे, आभूषण थे। आभूषण के साथ साथ में जब हम देखते हैं कि परिवर्तन के दौर से जो कि विकसित अवस्था थी, जब यह मानव इस अवस्था में आया तो व्यक्तिगत संपत्ति की भावनाएं मानव के अंदर बलवती हुई। व्यक्तिगत संपत्ति भावना के साथ साथ मानव के अंदर सामाजिक स्तरीकरण प्रारंभ हो जाता है। छोटे बड़े जैसे सामाजिक स्तरीकरण, अमीर गरीब, इसी के साथ में परिवारवाद एवं कुलवाद की प्रथा भी प्रचलित हो गई है। क्योंकि अब मानो पहले मानो टोलियां बनाकर गुफाओं में रहता था, लेकिन अब मानो यहाँ से स्थिर निवास करने लगा। अब वो अपने कुल के साथ, अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ एक जगह रहता था। सबका निवास स्थिर था कि कोई यहाँ रहता था, कोई वहाँ रहता था, अर्थात जो भी निवास थे वो परिवारवाद के थे। किसी में 5 सदस्य, किसी में 6 सदस्य, किसी में 3 सदस्य। परिवारवाद और कुलवाद की जो प्रथा है वो यहीं से विकसित होती है। इसी के साथ साथ इस काल में मातृ देवी की पूजा भी प्रारंभ हो जाती है। इसी काल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि मनुष्य अब बर्बर अवस्था से, जंगली मानव था, इससे अब धीरे धीरे सभ्य अवस्था की श्रेणी में आने लगा है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वह पूर्वी स्थल है चिरांद। चिरांद आपका बिहार में है। वहाँ से कुछ फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है, जिसमें से कुछ प्रमुख फसलें जो हैं आपकी गेहूं है, जौ है, मूंग है, मसूर है, इनके साक्ष्य मिलते हैं। और कुछ पालतू जानवर का भी वर्णन मिलता है, जैसे भैंस, भेड़, सुअर और कुत्ता। अर्थात इस काल में, नवपाषाण काल में आते आते मानव का निवास स्थिर हो जाता है, अर्थात वह एक जगह स्थायी निवास बनाकर रहने लगता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रियाओं से जुड़ने लगता है और अब मानव विकसित मानव हो जाता है, होमो सेपियंस हो जाता है, ज्ञानी मानव हो जाता है। अर्थात वह अपने दिमाग का कुशलतम प्रयोग कर सकता है। इसी के आगे स्टार्ट होता है आपका मेटल एज, जिसे हम धातु युग कहते हैं। धातु इसे हम कल पढ़ाएंगे, आपको फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ बता देते हैं। धातु युग में हम पढ़ेंगे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लौह युग, ये तीनों युग पढ़ेंगे। धातु युग का मतलब ये है कि अब जो औजार, इसके पहले सबसे पहले औजार पत्थर के बनाए जाते थे, फिर आगे बढ़े तो थोड़े और चमकीले पत्थर के बनाए जाने लगे। उससे जब आगे की अवस्था हुई तो पत्थर के साथ साथ हड्डियों के औजार बनाए जाने लगे। लेकिन अब औजार, जब धातुओं की उपस्थिति प्राप्त हुई, जब हमने धातुओं की खोज की, नवपाषाण काल के बाद जब हमने धातुओं की खोज की, तो अब हम अपने जो औजार बनाएंगे वो उसमें धातु के औजार होंगे, इसलिए हम उनको धातु युग कहते हैं। इसको हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। और हाँ, साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका जो चैनल है स्टडी विद टाइगर, ये आपका अपना चैनल है, आपके अपने परिवार के तरीके से है, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस चैनल में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। उस कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले क्लास में धातु युग में। धातु युग के समापन के बाद हम इस इतिहास के परिचय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करिए, सकारात्मक रहिए, आगे बढ़िए। ओके, बाय।